नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से उत्साहित होकर कांग्रेस ने 2024 की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से किसानों की आय को लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग की। वहीं चुनाव आयोग को पत्र लिखकर ईवीएम हटाने और मत पत्रों से चुनाव कराने की मांग भी रखी। कांग्रेस ने आयोग को कहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी की आशंका के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। वहीं कांग्रेस ने पार्टी के पदाधिकारियों के खर्च पर भी कटौती का आदेश जारी किया है। खबर देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। परमानेंट प्रेसिडेंट मिलने का फायदा कांग्रेस को मिलना शुरू हो गया है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से भी पार्टी के हौसले बुलंद हुए हैं। अब कांग्रेस उन मुद्दों पर आक्रामक हो रही है जिन्हें 2024 के आम चुनाव में मुद्दा बना सकती है। इसी रणनीति के तहत कांग्रेस ने किसानों की आय को लेकर भी केंद्र सरकार से श्वेत पत्र लाने की मांग की है। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुखपाल सिंह खैरा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 में किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन इस साल इसके उलट किसानों की आय घट गई है। कांग्रेस का दावा है कि 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने किसानों की आय को दोगुने से अधिक कर दिया था। खैरा ने आंकड़े देते हुए बताया कि यूपीए की सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल में गेहूं और धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दोगुना कर दिया था, जबकि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में अब तक धान और गेहूं की एमएसपी में 50% से अधिक की वृद्धि नहीं हुई। खैरा किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और महाकाव्य जुमला बता रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि किसानों को भी डीजल जैसे इनपुट लागत में वृद्धि के मामले में दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। उधर कांग्रेस ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर भी लुका छिपी का खेल खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि ईवीएम को लेकर खड़ी हुई शंकाओं का अभी पूरी तरह निवारण नहीं हुआ, लिहाजा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस ने कुछ साल पहले अपने राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बाबत एक प्रस्ताव भी पारित किया था। उसी को आधार बनाकर आयोग को कांग्रेस ने दोबारा पत्र लिखा है। दरअसल चुनाव आयोग प्रवासियों के लिए दूसरे शहरों या राज्यों से वोट देने के लिए रिमोट ईवीएम लाने जा रही है। इस सिलसिले में राजनीतिक दलों से 31 जनवरी 2023 तक अपनी राय जाहिर करने को कहा गया है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले कुछ सालों से मोदी सरकार के दबाव में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि गुजरात चुनाव में आखिरी घंटे में 15 से 16% मतदान होना संदेह व्यक्त करता है। अगर औसत निकाला जाए तो हर किसी को वोट डालने के लिए सिर्फ 25 से 30 सेकंड का टाइम मिला है। अब रिमोट ईवीएम से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना और मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस ने हर वोट के साथ वीवीपैट की पर्ची की भी गणना कराने की मांग पहले की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे ठुकरा दिया था। कांग्रेस का यह भी दावा है कि देश की 90% राजनीतिक पार्टियां ईवीएम पर संदेह जता चुकी हैं। समझा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस ईवीएम हटाओ मुहिम को तेज करने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने अपने फालतू के शाहाना खर्च पर लगाम लगाने की भी मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी ने संगठन के पदाधिकारियों को अपने निर्धारित राज्यों में रहने को कहा है। कोषाध्यक्ष पवन बंसल ने पत्र लिखकर कहा है कि पदाधिकारियों को 1400 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए कोई हवाई किराया नहीं दिया जाएगा और उससे लंबी यात्रा के लिए सबसे कम हवाई किराया दिया जाएगा, जबकि महासचिव और सांसद अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में चुनावी ट्रस्टों से बीजेपी को सबसे अधिक चंदा 351.50 करोड़ रुपए मिला है, जो सभी राजनीतिक दलों के कुल दान का 72.17% है। टीआरएस चंदा पाने में दूसरे नंबर पर है। समझा जा सकता है कि कांग्रेस को कितना चंदा मिल पा रहा है, जबकि हिंदुस्तान में चुनाव पैसे के बल पर ही जीते जाते हैं। कांग्रेस इन मुश्किलों से गुजरते हुए सत्ता में अपनी वापसी की कोशिशों में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो बिसात तैयार कर रही है 2024 के लिए कांग्रेस। अभी तक बहुत संभल के कदम रख रही थी, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा माना भी जा रहा है, जो विश्लेषक हैं राजनीति के, वो ऐसा मान रहे हैं कि अब कांग्रेस ने एक एक करके फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है।
एक तरफ अपने संगठन की मजबूती को लेकर निश्चिंत नजर आ रही है, उसे लग रहा है कि हम जिस काम को शुरू कर चुके हैं संगठन की मजबूती के लिए, जो हमने आइडिया लिया था उस पर वो काम कर रही है। और दूसरी तरफ जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर अक्सर बात करने से विपक्षी दल कहते हैं कि सत्ताधारी दल जो है वो कतराता रहता है, उन मुद्दों को एक एक कर उठाने के लिए अब कदम बढ़ाने कांग्रेस ने शुरू कर दिए हैं। लेकिन क्या ये चीजें कांग्रेस को मजबूत कर पाएंगी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, तारिक अहमद लारी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और योगेश सोनी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें। रत्नाकर जी, अब तक तो संभल संभल के चला जा रहा था, क्या हम मान लें 2024 के लिए अब जो जिन मुद्दों की बात करते हैं, चाहे आपके शाही खर्च हों, उनको भी नसीहत देनी शुरू कर दी आपने अपने लोगों को। इसके साथ साथ आपको लगता है कि अब आप तैयार हैं 2024 के लिए फ्रंट फुट पर खेलने के लिए और बड़े मुद्दों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना करने के लिए तैयार हैं? जी रविंद्र जी, बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरह से अपना कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है 2024 में जो लड़ाई लड़ेगी, उस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो नीतियां हैं या जो वादे किए थे, वो उन वादों पे नाकामयाब रही है। और जनता से जुड़े हुए मुद्दों को जिस प्रकार हम लोग आज संजीदगी से उठा रहे हैं और अपनी धार को जिस तरह से पैनी करके और इन पे हमलावर हो रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो कारगर साबित हो रहे हैं, जो देखने को भी मिला है। अभी हाल फिलहाल के जो नतीजे हैं, या फिर संगठन में देख लीजिए या फिर जमीनी रूप से भी देख लीजिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, उस यात्रा में किस तरह से हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग जो है वो जुड़ने का काम किए हैं। और ये सब चीजें दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं जो है अब जो इसका उत्थान है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। और 2024 में निश्चित रूप से हम जो है इनको सत्ता से बेदखल कर देंगे। जी, चलिए एक थोड़ा सा संशोधन कर दें। खेमचंद शर्मा, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए बोला, विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। खेमचंद जी का नाम आया था, तो संशोधन थोड़ा सा मैं यहाँ करना चाहूंगा ताकि आगे चर्चा को बढ़ाएं। योगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अनुभव भी रखते हैं और समझते हैं इन सारी चीजों को। जिस तरह की बात रत्नाकर सिंह कर रहे हैं और जिस तरह का एक कॉन्फिडेंस कांग्रेस में नजर आ रहा है, आपको लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? पहले उसने संभल कर चलना शुरू किया, भारत जोड़ो यात्रा से उनको इतना बूस्टर डोज मिल गया है कि अब वो लड़ाई के लिए तैयार है और बड़े बड़े मुद्दों को अब तेजी से उठाने के लिए भी शुरू कर दिया है उन्होंने। क्योंकि सौभाग्य की बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिमाचल की जो जीत हुई, ये हम सबने देखी। अब उसको अगर वो हार जाते तो ये असफल कहलाती है। अब वो भारत अगर वो चुनाव जीत गए तो वो सफल हो गई है। खैर, बहरहाल मसला ये है कि आज की जो स्थिति है कांग्रेस की, वो डूबते को तिनके के सहारे वाले तर्ज पे बहुत अच्छा बेहतर काम हुआ। और हमें लगता था कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए विपक्ष का होना जरूरी है, इस बात में कोई दो राय नहीं। देश की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी पार्टियों में शुमार कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर दोबारा से ये जीत हासिल करके कहा कि अभी हम हैं। क्योंकि जो पिछले इतने चुनावों में, इतने लगातार चुनावों में, पिछले दशक भर में जो लगातार ताबड़तोड़ हार चल रही थी, उसका कम से कम एक जो आन थी वो तोड़ी है। तो मुझे लगता है कि इतने लंबे समय गैप के बाद ऐसा चुनाव जीतना कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करता है। और जो ऊर्जा है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और वोटर्स में नजर आई है। मुझे लगता है ये होना भी चाहिए जब ऐसी स्थिति हो और इस तरीके की जीत आपको मिल जाए। और बात देखिए, हमारी जो डिबेट का जो मुद्दा है आज, जैसे वो संशोधन आर्थिक तौर पे कर रहे हैं, देखिए जो परिस्थिति और समय के साथ चलता है वही समझदार कहलाता है। आज इसमें कोई दो राय नहीं, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी होती है, जो केंद्र में बैठी होती है, उसके पास चंदे की कभी कोई कमी नहीं रहती। हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास में आप कभी भी उठा के देख सकते हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के पास उस तरीके से खुले तौर पर चंदा जैसे पहले आता था, अब वो नहीं आ रहा है, जिसके हिसाब से इतनी छोटी छोटी चीजों पर भी आज चर्चा हो रही है। मुझे लगता है समय के साथ चल रहा है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। अगर आप पे यदि आर्थिक तौर पर चंदे होते पार्टी के राजस्व के रूप पे अगर आप पे इतना पैसा नहीं है और आप समय के साथ परिवर्तन कर रहे हैं, समय के साथ बदल रहे हैं, संशोधन कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और ये चीजें जो है समय समय पे होती भी रहनी चाहिए। इससे ये जाहिर होता है कि आज जो फिजूल खर्च है, कम से कम उससे भी प्रतिबंध लगता है मेरे साथ। अब ये सीख मिल गई है, लेकिन सर्वे के मुताबिक अगर देखा जाए, रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें यह है कि जानकारी ये निकल कर आई है कि जो सत्ताधारी दल है उसका तो अकाउंट और बैंक बैलेंस बढ़ गया है,
लेकिन कांग्रेस के लिए दिक्कत वाली है, बाकी दलों के लिए दिक्कत वाला है। तो क्या यह माना जाए कि राजनीति में ये चीजें भी मायने रखती हैं? रविंद्र भाई देखिए, राजनीति एक तरीके से हम इसको समझे ना समझे, लेकिन एक व्यापार का दूसरा दृष्टिकोण भी समझ में आता है। चुनाव कौन लड़ता है हिंदुस्तान जैसे देश में? किसको टिकटें मिलती हैं? कौन होते हैं वो लोग? आप देखिए, क्या छोटे से बड़े से चुनाव में देखिए, यहाँ पैसा तो हमेशा कारगर सिद्ध होता है, और चुनाव में पैसा खर्च होना, राजनीति को संचालित करना, पैसा खर्च होना। एक जरा सा निगम पार्षद कार्यालय अपना 50 गज के एक छोटे से हॉल में भी खोलता, अगर दिल्ली के परिवेश में बात करें तो वो भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जगह, पैसा, संपत्ति, ये तो बहुत चीज मैटर करती है। यदि ये नहीं है तो राजनीतिक पार्टी संचालित कर ही नहीं सकती। तो आर्थिक तौर पर मजबूत होना निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और आप सोचे, खाली पीली पेट, खाली पीली बातें वो नहीं कर सकता। राजनीति में कौन जा सकता है? नौकरी व्यापार करने वाला, व्यापारिक दृष्टिकोण को समझने वाला आदमी तो व्यापार राजनीति में नहीं जा सकता। आप और मैं नौकरी छोड़ के राजनीति में नहीं आ सकते। राजनीति काम ही पैसे वालों का हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं कहता 2-4-5% पॉलिटिशियन जो बहुत गरीबी स्तर से उठ के आए हैं वो उनकी बात अलग छोड़ दें। 95% आज मौजूदा स्थिति में देखोगे तो वो पूंजीपति है। तो जो पार्टी है वो पैसों से संचालित होती है। खालाजी का घर नहीं है इसको संचालित करना। कह रहे साहब, पार्टियां जो हैं, हम भले ही बात कर लें समाज सेवा की, लेकिन असल में समाज सेवा की बजाय कुछ और भी उसके पीछे का सच है। मानते हैं आप इसको? और अब तो कांग्रेस जूझ रही, लेकिन बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, जमकर पैसा आ रहा। जी निश्चित तौर पर रविंद्र भाई, मुझे खैरा साहब से ये तो कोई नई बात नहीं है। हाँ। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जो लोग चंदा देते हैं, ऐसे बड़े लोग सभी पार्टी को चंदा देते हैं। ये नहीं है कि वो कांग्रेस को नहीं देते या दूसरी पार्टी को, सपा को नहीं देंगे यूपी में, या जहाँ संभावना है देते ही हैं, सभी को देते हैं। और जब भी रूलिंग पार्टी होगी उसको अधिक देंगे जिसकी संभावना है, या जहाँ पर संभावना भले रूलिंग ना हो, विपक्षी पार्टी की संभावना हो जीतने की, तो उसको ज्यादा देने लगते हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। जब से 50 साल से यही पद्धति चली आ रही है। फर्क इतना था कि कांग्रेस हिसाब नहीं देती थी, AICC के तलघरे में रखती थी, और भारतीय जनता पार्टी और भी कई पार्टियां हिसाब देती हैं और कुछ नहीं देती हैं, सामने नहीं आता है। चंदे की बात तो जहाँ तक सवाल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये एक आम बात है कि जो पार्टी सत्ता में होती है, जिसको लोगों को लगता है कि जीतने वाली है, नेचुरली उसको लोग चंदा ज्यादा देते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ तक आप भारत जोड़ो यात्रा राम जी का सवाल है कि अगर इतनी भीड़ इतनी आ रही, इससे अगर ये खुश हैं तो अच्छी बात है। सिर्फ इतनी भीड़ में ही अगर ये खुश हो रहे हैं कि हम वहाँ से गुजर रहे हैं, अरे इतना तो जिला कांग्रेस कमेटी के लोग वैसे ही आ जाते हैं, 10-5 हजार लोग, तो कौन सी बड़ी चीज हो जा रही है। हाँ, अगर लाखों में कोई भीड़ इकट्ठी हो गई होती, कहीं से गुजर रहे होते या रुके होते, तब तो एक बात समझ में आती। इतने लोग तो देखने भी पहली बार आ जाते हैं गाँव से, क्योंकि ये पहली बार इस तरह निकले हैं, तो आदमी का सुरक्षा है। दूसरी बात क्या है, नेहरू परिवार की मोहर तो लगी है ना उन पर। भले वो चाहे जीरो हो, भले वो राजनीति नहीं समझ पाते हो, भले वो फालतू को बातें में ज्यादा वक्त खराब करते हो, पर ये तो है ना, इतना तो है। तो नेहरू परिवार का अगर कोई भी सदस्य हो या कोई भी क्षेत्रीय नेता का भी बच्चा हो, और खासतौर से स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने हिस्सा लिया हो, तो उनका क्रेज होना कोई देखने के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। ऐसे बहुत पहले में हुआ था, राहुल गांधी जी निकले थे और प्रियंका गांधी निकली थी, मार लाखों करोड़ों की भीड़, अरे ऐसी भीड़ देखते ही नहीं बनता था। और उसके बाद वोट निकलते थे 8,000, 12,000, 6,000, यहाँ ना सबने देखी हुई है। तो उस पर अगर ये खुश है तो अच्छी बात है, इन्हें खुश रहना चाहिए उसके ऊपर। लेकिन मुद्दों का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने पूरे के पूरे 9 साल बेमतलब बर्बाद किए थे, क्योंकि इनके पास मुद्दा होता नहीं है, या कभी कोई मुद्दा होता है, क्योंकि जो सरकार चलाते हैं कहीं ना कहीं गलतियां आप ढूंढ सकते हैं, कमजोरियां उनकी ढूंढ सकते हैं, मिली जाएंगी, मिलती है, चलाते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास खैरा साहब अब ज्यादा मुद्दे हैं। जब वो सत्ताधारी दल में थे, आप कह रहे मुद्दे नहीं थे, लेकिन अब ज्यादा मुद्दे हैं उनके पास। लेकिन उनके मुद्दे क्या थे? मोदी जी ने बड़ा महंगा सूट पहना है, उनके मुद्दे क्या थे? कि चाय वाले का बेटा है, ये क्या सरकार की? ये मुद्दे थे इनके। तो इनके मुद्दे क्या थे? कि पाकिस्तान में हम घुस के मार रहे हैं, इनके मुद्दे थे हमने मारा ही नहीं है, आर्मी झूठ बोल रही है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। फिर बागलकोट एक के बाद एक झूठ पे, राफेल पे लड़े रहे, अभी भी डटे हुए हैं राफेल पे। हाँ, ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट से हार उड़ के घर बैठ के माफी मांग लिया और फिर डटे हुए राफेल पे। इनको तो ये पता ही नहीं है कि जनता की नस कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, गलतियां कहाँ होती है सरकार से, वो ढूंढते हैं। इससे अच्छा बजाय व्यक्तिगत
अटैक करते हैं, चाइना पाकिस्तान अटैक करता है, नरेंद्र मोदी को इंतजार कर रहे हैं किसी तरह नरेंद्र मोदी जाए, भारत स्ट्रांग नहीं हो पाए, राफेल नहीं आ पाए, S-400 नहीं आ पाए, मिसाइल बैलिस्टिक नहीं आ पाए, रोड न बनना है अरुणाचल में, रोड भी बना दी, पुल भी बना दिया, लोहित में सारे काम 10 साल जो आपने नहीं किए, मुझे बुलेट प्रूफ जैकेट भी दे दी, उसके बाद भी आप अभी रोए जा रहे हो इसी बात को लेके। कमाल की बात है। ठीक है, 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा रत्नाकर जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हैं राफेल नहीं ठिकाना, अरे भाई मुद्दों पे लड़ो ना। अगर आपको रत्नाकर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं पे लड़ो ना, महंगाई से आप भाग जाते लोकसभा से। खैरा जी, अगर वो 2-4 हजार लोग जो है सिर्फ राहुल गांधी को देखने के लिए आते, तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी इतनी डर क्यों गई? क्यों आखिर में आपके स्वास्थ्य मंत्री को ये चिट्ठी लिखना पड़ा कि आप जो है कोरोना बढ़ रहा है, आप जो है इस यात्रा को संभव हो सके तो रोक दीजिए? क्यों भाई आप स्पेशली एक यात्रा के लिए चिट्ठी लिखते हैं? आप क्यों नहीं एडवाइजरी पूरे देश में लागू करते हैं? क्यों नहीं कोई नोटिफिकेशन लाते हैं जिससे कि सारे लोगों को कोरोना के एहतियात को बरता जाए? तो आप ये नहीं करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि सच्चाई कुछ और है। भारत देश में अभी कोरोना है नहीं। आप चाइना का डर दिखा के जो है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। रही बात मुद्दों की, खैरा जी एक बात बोल लेता हूँ जरा, आपको बहुत समझ दिया। हमने ये नहीं कहा आप रोक दीजिए, खैरा साहब सुन लेते हैं, फिर जाना उनके पास, लारी साहब के पास बंद कर देंगे। हमने ये नहीं कहा कि आपकी भीड़ को पुलिस रोक लेगी, एडवाइजरी भी नहीं दे, उसमें भी तकलीफ है आपको। एडवाइजरी देने में क्या, हम तो एडवाइजरी देंगे। अगर चाइना में इस समय एडवाइजरी आप लोगों को यूएनओ की रिपोर्ट पढ़ो, ये बोला है चाइना में मरेगा, यात्रा चल रहा था, रिपोर्ट ऑफ यूएनओ। चिंता नहीं होती प्रधानमंत्री को? आपने जनसंपर्क अभियान जो चला रखा है, आपने G20 का जो अभी प्रोग्राम करने वाले हैं, वो प्रोग्राम के लिए कोई एडवाइजरी आपने जारी किया है? कोई एडवाइजरी जारी नहीं किया है। मंत्रालय का कर्तव्य है कि जो बोलेंगे तो खैरा साहब एक मिनट, खैरा साहब एक मिनट, खैरा साहब एक मिनट, रत्नाकर जी आते हैं आपके पास भी। तारिक अहमद लारी साहब से भी हम जरा समझ लें। तारिक साहब, क्या माना जाए जिस तरह के खर्चे पर रोक लगाने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, वो एक ऐसा विजन तैयार कर चुकी है जो पहले कभी भटकती हुई नजर आ रही थी, अब वो हर चीजों पर खर्चे पे भी लगाम लगा रही है, लेकिन एक अलग मूड में नजर आ रही है, एक अलग उत्साह के साथ नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी बन गया है कि क्या पैसों की जरूरत जिन दलों को पड़ती है, अब वो उतना पैसा उनके पास है नहीं, वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि उन्हें इस तरह की बचत करनी पड़ रही है। देखिए, एक बात समझिएगा, बीजेपी और कांग्रेस तो हमेशा धन के बल पर चुनाव जीतते, चुनाव लड़ते हैं। इन लोग के कार्यकर्ता भी धन के उसमें ही पैसे से जुड़ते हैं इन लोग के। हम लोग कभी धन की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोग का धन कार्यकर्ता है और जनता है। हमको जनता ही चुनाव लड़वाती है, हमको जनता ही सब कुछ करती है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट और इन लोग के तलवे नहीं चाटते हैं, ना इंडस्ट्रियलिस्ट के हिसाब से हम लोग कोई पॉलिसी बनाते हैं। ये लोग वही काम करते हैं, एक साइन को 10 मिनट बाद करवाने का करोड़ों रुपया ले लेते हैं, एक साइन को 1 घंटा पहले करवाने का करोड़ों रुपया ले लेते हैं। ये सब खेल ये दिल्ली में चलता रहता है। तो ये पैसे का आप इन्हीं लोगों से पूछिए, हमसे तो पूछिए आप जनता कैसे चुनाव लड़ाती है वो आपको देखना। तो समाजवादियों से देखिए, आजादी के बाद से आप अगर इतिहास उठाइए तो समाजवादी हमेशा गरीबी के अभाव में ही चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता और सत्ता भी पाया है। तो अमर सिंह जी जो लगे रहते थे, बड़ी बड़ी हस्तियां लेकर आते थे, तो समाजवादी पार्टी का ये कहना कितना उचित है कि उनके लिए तो धन कुछ है नहीं, वो तो समाज सेवा करते हैं। साइकिल से चलने वाले 5 करोड़ की गाड़ी पे चलने लगते हैं, तो ये समाजवादी लोग नहीं थे। बहुत आए और गए, आयाराम गयाराम बहुत होते हैं। फिर गल्ले फल्ले की बात ना करिए, वो कांग्रेस और नहीं, रत्नाकर जी कह रहे हैं साइकिल से चलने वाले 60 करोड़ की गाड़ी में चलने लगे। 12 साल रहे, बात खत्म हो गई है, उससे ज्यादा हम लोग साथ भी नहीं रहे। बाकी उनकी हैसियत जब खुल गई तो उनका खुद ही लात मार के उनको बाहर। ऐसा कौन सा दल है जिसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, समाजवादी। योगेश जी तो अभी कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी दल नहीं है, बता चुके हैं वो। और अगर राजनीति करनी है तो धनबल का तो प्रयोग करना ही पड़ता है। चुनाव लड़ते हैं। रत्नाकर जी कह रहे हैं, लारी साहब कार्यकर्ता लड़ाते हैं। लारी साहब, रत्नाकर साहब कह रहे हैं ना साइकिल पे चलने वाले अब करोड़ों की गाड़ी में आ गए, और 2-2 रुपए में वकालत करने वाले आज वो 50,000 की टी-शर्ट कहाँ से पहन रहे हैं? 2-2 रुपए की जिनके परदादा वकालत करते थे, मेरे खुद के वकील थे, मेरे परदादा के वकील वो थे, 2 रुपया एक केस का लेते थे, आज वो 50,000 का टी-शर्ट कैसे पहन रहे हैं? मैं भी ये सवाल कर सकता हूँ। रत्नाकर जी
इलाहाबाद में बाकायदा मेरे मोतीलाल वोरा के बारे में लोग मालूम नहीं है कि देश के सबसे बड़े वकील थे और उनके पास पैसा भी उतना ही था। तो आप ये आरोप लगाना छोड़िए, आप ये जरा स्पष्टीकरण दे दीजिए कि मुलायम जी आज की स्थिति ये हो गई है, लड़के लोग आज करोड़ों की गाड़ियों से कैसे घूमने लगे, कैसे संभव हो गया? समाजवादी लोग जो है वो मर्सिडीज से और BMW से घूमना शुरू कर दिए हैं, तो ये बिना पैसे के संभव है क्या? ये 2 रुपये वाला और चाय बेचने वाला ये कैसे 50,000 का चश्मा, 4 लाख का पेन और 5 लाख का 10 लाख के सूट पहन रहा है? सवाल ये भी आता है ना कि ये 2 रुपये वाले जो चाय बेच रहे हैं और वो वकालत कर रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से पैसा ले आए? आपको ये एतराज हो जाता है कि कोई अगर तरक्की कर रहा है, इसको एतराज हो जाता है? आपको नहीं, हमको नहीं, इन लोग को एतराज हो जाता है क्योंकि हम लोग हैं बैकवर्ड लोग। ठीक है, हम लोग हैं मूल निवासी और मूल निवासियों से। अच्छा, ये राजनीति में ये जो अब तुरंत आप बैकवर्ड पे आ गए, तो मुझे तो लगता है फिर तो आपको संविधान पे भरोसा नहीं जो आपको हक देता है लड़ने के लिए। ऐसे टाइम पे आप बैकवर्ड हो जाते हैं। मुद्दे कई हैं जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन एक जिस तरह का आशय प्रकट किया कांग्रेस ने, खर्चों में कटौती की, इसके साथ कई मुद्दे भी उठाए, उन सभी पर हम एक एक करके चर्चा कर रहे हैं। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। योगेश सोनी जी, पहले राजनीति को समाज सेवा से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके, एक आर्टिकल भी हमने पढ़ा था अखबार में, लोग इसमें अपना करियर तलाशने लगे। तो करियर तो आदमी तभी तलाशता जब उसे भविष्य की संभावनाएं नजर आती हैं कि हमारे ठाट बाट हो जाएंगे, हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे और 7 पुश्तों तक की जो कमाई है वो इकट्ठी कर ली जाएगी। ये बदलाव आए हैं क्या? देखिए, जो ना जैसे जमाना बदला, दौर बदला, हर चीज अपग्रेड हुई है। राजनीति आज से बात करें करीब 2 दशक पहले या 1.5 दशक पहले भी ऐसा समझ में आता था कि ये जनता की सेवा का एक माध्यम है जिसमें लोग उस तरीके से घुसते हैं। आज की डेट में एक बहुत छोटे से टिकट के लिए भी जो जिद्दोजहद हम देखते हैं, जितना पैसा दिया जाता है, जैसे निगम अभी चुनाव हमने देखे, दिल्ली का चुनाव कवर करा, इसमें आम आदमी पार्टी के एक पार्षद में महिला ने 90 लाख रुपए तक दिए, उसके बाद भी देने थे। पार्षदों की सैलरी नहीं होती है, उनको कितने भत्ते मिलते हैं आपको और हमें भली बात ही पता है। ठीक बात। अब ये सोचिए कि जो आदमी 1 करोड़ रुपए देके अगर राजनीति में आ रहा है, जिसका ना इतिहास कभी न इसका वर्तमान हमने कभी सुना कि वो राजनीति से जुड़ा, अचानक कोई आदमी आता है, कोई पूंजीपति आता है, टिकट लेता है, जाता। दिल्ली में तमाम ऐसे टिकट है। मैं उदाहरण अभी हाल ही के चुनाव का दे रहा हूँ, जो मैंने चुनाव कवर करे उसी के आधार पर मैं चर्चा भी कर रहा हूँ। अब वो आदमी इतना पैसा खर्च के आ रहा है, इस बात का क्या अर्थ है कि वो उससे आगे बढ़ेगा, कल को वो उससे आगे जाएगा, नाम भी मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जहाँ दौलत शोहरत दोनों मिलती है। तो ये जो आप बात कर रहे हैं कि राजनीति में पैसा लगाना, पैसा खर्च होना, ये किसी पार्टी की बात नहीं है। नॉट भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बसपा पार्टी, जो भी है वो सबका खेल है। आज की टिकट में हम कितना भी कहें, या तो कोई पुराना बहुत अच्छा कोई आपको लगता हो कार्यकर्ता, बहुत बड़ा पार्टी, लेकिन इसमें एक चीज आ जाती है ना, टिकट मिलते हैं। लेकिन एक चीज इसमें आ जाती है योगेश जी, एक होता है सहयोग, चंदा मतलब सहयोग, एक होता है खरीद फरोख्त। तो दोनों में तो चीजें बदल जाती हैं। अगर आप कुर्सी के लिए पैसा दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं खरीद रहे हैं ना कुर्सी। जी। अब आपने दूसरी बात जो करी चंदे की, देखिए चंदा पार्टी में जो आता है वो पूंजीपतियों से आता है। कोई गरीब आदमी, मध्यम वर्ग आदमी, जनता तो चंदा नहीं देती। चंदे का अर्थ क्या राजनीति में? चंदे का अर्थ ये है कि पार्टी में जो फंड होते हैं, जो बड़े बड़े चीज लोग होते हैं जो पार्टी को संचालित करते हैं, वो जिसकी सरकार होती है देते। कांग्रेस को खूब मिला एक समय पे। आज आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, इतने लंबे समय से राज करा, जितने खर्चे अगर आप एक छोटे से कार्यालय के भी देख लेंगे, बहुत छोटे से कार्यालय के आज के दौर में भी 1 लाख रुपए महीने के कौन खर्च करेगा? तो आज की जो स्थिति है, जो मौजूदा सरकार है उसको खुले में चंदा मिलता है, इसमें बुरा भला मानने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमें समझना ये होगा कि कांग्रेस ने अगर ऐसी स्थिति अपनी करी है, उनको लगता है कि इससे कुछ बढ़िया होने वाला, कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो थोड़ा ऊर्जावान हुए, तो उस ऊर्जा का अगर सही प्रयोग करके ये बेहतर है तो अच्छी बात है। भाई अगर आप समय के साथ नहीं चल रहे तो गलत है। इसके पीछे की कोई बहुत बड़ी मंशा तो मुझे नहीं लगती है कि उन्होंने अपनी अपनी ऐसे कटौती करते चले गए, ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं। लेकिन उसमें इसकी मंशा अगर साफ है
तो मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। ये एक अच्छा निर्णय, और समय के साथ आपने अपनी जेब के हिसाब से चलोगे, ठीक है। आपकी जेब में 2000 रुपए अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाइए, आपकी जेब में 200 रुपए तो आप उस हिसाब से खाना खाइए। ऐसी पार्टी कांग्रेस की स्थिति है कि जो ऊपरी जो वैसा चंदा था, जो वैसे चीजें थी, वो आनी बंद हो गई। वो पिछले काफी समय से चंदा आ ही नहीं रहा है। तो अगर उस स्थिति को सुधार कर आगे करें, लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जैसे हमने देखा भी आपके इंट्रो में कि 1400 किलोमीटर की यात्रा तक आप हवाई सफर नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं। आज की डेट में लोगों को, आपको लगता है कोई आगे जाके पीछे आएगा? जो आज 15-20 साल से 30 साल से एक जरासी से उसके लिए एक मेल डाल के अपना खर्चा अप्रूव करा देता था, क्या आपको लगता है कि 1400 किलोमीटर की यात्रा कोई गाड़ी से करेगा? 1400 किलोमीटर, अगर इसको तकनीकी रूप से समझे, 1400 किलोमीटर की कोई अगर एग्जाम्पल के रूप में 1500 किलोमीटर की कोई यात्रा कर रहे हैं, उससे ज्यादा का इधर लग जाएगा। इसका मतलब इसका दुष्प्रभाव या कुप्रभाव ये भी हो सकता है रविंद्र भाई, कि वो काम ही नहीं होगा। फिर आप मुझे कहते जी 5000 रुपये पकड़ो, 5000 रुपये में ये काम करके लाओ, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप ऐसे समझिए कि जितना जो किराया है, चाहे एरोप्लेन का हो, चाहे रेल का हो, चाहे गाड़ी का हो, तीनों कंपेयर करोगे तो एरोप्लेन का जो हवाई यात्रा का है वो महंगा नहीं पड़ता ज्यादा। हाँ, लेकिन एक सवाल बन गया जो हम रत्नाकर जी से पूछना चाहेंगे कि रत्नाकर जी 2800 किलोमीटर की या 3000 मीटर की यात्रा जब तय हो आई, तब इन खर्चों का ध्यान आ रहा है, उससे पहले नहीं आया? नहीं, देखिए, ये यात्रा के संदर्भ में जो निर्णय लिया गया है वो तो है ही, लेकिन ओवरऑल जो है कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी अपने खर्चों के ऊपर केंद्रित है और चाहती है कि वो खर्चों में कटौती हो, जो अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं उसमें कटौती हो, और वो ज्यादा से ज्यादा पार्टी के हित में खर्चे हो और लोगों से जुड़ने के लिए खर्चे हो, उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा ना हो जो बाकी बची यात्रा पर ग्रहण लग जाए, जैसा कि सोनी साहब कह रहे हैं कि कौन चाहेगा कि आगे से पीछे आना, और अगर इस तरह का दबाव उन पर बनता है तो फिर कौन शामिल होगा बड़ा नेता? अभी हम लोगों ने 9 राज्यों में यात्रा पूरी कर ली है, 9 राज्यों में यात्रा पूरी कर ली है, 3000 किलोमीटर यात्रा ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। 3 राज्यों में और यात्रा बाकी है, और निश्चित रूप से अब यात्राएं जो है बहुत ज्यादा दूर की नहीं है, 600 किलोमीटर की यात्रा है महज। तो इसलिए ये जो है इस तरह की जो है बातें निकलकर सामने आई हैं। और रही बात, देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर में जो मेन टॉपिक है, हमारा आधे से ज्यादा काम तो निपट गया। 3000 हमने दूरी तय कर ली, पैसा जितना खर्च होना था खर्च हो गया। अब हम लोगों को जरा जिम्मेदारी भी दिखा दे कि देखिए साहब, हम खर्चे भी कम कर रहे हैं, यही है। नहीं रविंद्र जी ऐसा नहीं है। देखिए, अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी हम लोग चालू करने वाले हैं, जो कांग्रेस पार्टी करने वाली है 26 जनवरी से। तो तमाम तरह की यात्राएं अभी होने वाली है। 2024 से पहले हम बहुत सारी यात्राओं को हमने शेड्यूल किया है। तो ये सिर्फ एक यात्रा के संदर्भ में इस तरह का निर्णय लिया गया ऐसा नहीं है, बाकी की यात्राओं में भी इस तरह के निर्णय आप देखेंगे, देखने को मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह तो अमीर पार्टी नहीं है कोई, सबसे अमीर पार्टी की जहां जितना पैसा चाहे उतना खर्चा करते चले गए। तो ये तो हर जगह खर्चा करते आ रहे हैं ना, चाहे यात्रा हो, प्रचार हो, चाहे आईटी सेल हो, हर जगह ये तो सबसे अमीर पार्टी, सबसे बड़ी मिस कॉल वाली पार्टी है। और नोटबंदी में देखा आपने किस तरह से इन्होंने पैसा जो है इकट्ठा कर लिया, और हर जिले में इनका। अरे तो आप काला धन लेके ही नहीं आए, आप लिस्ट बनाते रह गए, वो तो सारा काला धन ले आए। काला धन लोगों को देने के लिए वादा किया था ना इन्होंने। आपने भी तो किया था, आपकी पार्टी ने भी कहा था, सूची बनाई गई थी। नहीं, काला धन जो ये लेने का वादा किए थे वो तो काला धन स्विस बैंक में डबल हो गया। हाँ। इनके लोग जो है और पैसा वहां पे जमा करके आ गए नोटबंदी में। सारा जो इन लोग जो पूंजीपतियों को अभी जो सपोर्ट दे रहे हैं, हाँ, उससे क्या हुआ है? यानी जो पैसा आपके खाते में जाना चाहिए था वो उनके खाते में पहुंच गया, ये कहना चाहते हैं जी? जो पैसा आपके खाते में आना चाहिए था वो बीजेपी के खाते में पहुंच गया। जो पैसा जनता के खाते में आना चाहिए, जैसा कि इन लोगों ने कहा था, हाँ, कि हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, हाँ, वो 15 लाख रुपए मिलना तो जुमला ही हो गया, बल्कि जो यहाँ से पैसा इन लोगों ने लिया वो स्विस बैंक में जमा करके दोगुना कर दिया अपना पैसा। वो देख लीजिए आप, इनके शासनकाल में दोगुना हो गया पैसा आज। खैर साहब, सत्ताधारी दल जम के कमाता है, इसीलिए खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है। कुछ चीजें मैंने कही, सत्ताधारी दल जो भी सत्ता में आता है, जो भी दल सत्ता में आता है, उसके पास बेशुमार पैसा हो जाता है, तो खरीद फरोख्त की शुरुआत हो जाती है, विधायकों को खरीदने की शुरुआत हो जाती है, अपने हिसाब से चलने की शुरुआत हो जाती है। अभी देखिए, अगर इनसे कुनबा नहीं संभाला जाता है अपना, अब सचिन पायलट चले गए थे तो हमने खरीद लिया था क्या उनको? आ गए वापिस, अलग बात है। सिंधिया को कोई खरीद सकता है हिंदुस्तान में? ना तो स्वभाव से, ना उनके जो परिवार का इतिहास से, ना ही पैसों से। कितना पैसा उनके पास ईश्वर की दया से है। तो ये जो फालतू फंड के चार्ज लगाते रहोगे, लगाओगे आप।
उनके साथ उनके गुट के एमएलए चले गए तो किसी ने खरीद लिया था क्या उनको? सबके सब जीत के आ गए लगभग। तो ये खरीद फरोख्त वाली बात तो इनकी हमेशा बेकार है। लेकिन एक बात जरूर अभी किसी ने ये बोला था कि साहब को कमाने के लिए राजनीति में और खर्चे के लिए, तो मैं एक सेकंड मुझे दे दीजिए, हालांकि व्यक्तिगत अनुभव है, मैं बोलूंगा जरूर। मैं कांग्रेस पार्टी में कई बार एआईसीसी ऑब्जर्वर रहा, 3 बार का मुझे अच्छी तरह याद है। गोविंदा जी के क्षेत्र में मैं 3 विधानसभा का इंचार्ज गया था ऑब्जर्वर। मैं करनाल में गया था एक विधानसभा में, सीतापुर में, अंबार रिजवी की में गया था। 3 बार की, तीनों बार मैंने कभी 1 रुपया नहीं दिया। कभी अपनी गाड़ी से गया, अपनी गाड़ी से आता था और राजधानी से जाता था। एक बार जब मैं जा रहा था गोविंदा के क्षेत्र में, मार्केट हलवा इंचार्ज थी, मुझे आप गए नहीं, मैंने कहा बोले हवाई जहाज से क्यों नहीं जाते, हवाई जहाज का टिकट लीजिए आपको। तो मैं जानता था इंटाइटल्ड हूँ, लेकिन मैं तो कभी नहीं लिया। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं है राजनीति में, हैं बहुत कम है और बिरले हैं। कांग्रेस में भी होंगे, बीजेपी में भी होंगे, सारी पार्टियों में होंगे, पर बहुत बिरले हैं। बाकी लोग जो बिकाऊ है और जो धन खर्च होता है राजनीति में, पार्टियां खुद पैसा देती हैं, जब लोकसभा का टिकट देती हैं, असेंबली का देती हैं, सारी पार्टियां अपने कैंडिडेट को पैसा देती हैं, फिर जो स्टार प्रचारक जाके उनका खर्चा होता है। तो ये बात तो सब आपकी ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, कभी ये यात्रा की बात उठा रहे थे और उठा रहे थे मशीन की, वोटिंग मशीन, और अरे तुम्हें जिससे चाहिए उससे करा दीजिए, जाइए और रोज बैठिए उनके पास, आप उनको कन्विंस कर दीजिए इलेक्शन आयोग को और चले जाइए। आप सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और चले जाइए। नहीं तो इसी तरह का तो आपको याद है ना, इसी तरह की बात आडवाणी जी ने भी कही थी जब ईवीएम की बात आई थी। लोकतंत्र के लिए खतरा तक बता दिया गया था इस ईवीएम को, तो बीजेपी के नेता ने बताया था। तो अचानक से सब चीजें बदल कैसे गई? आपकी बात को और लोग सहमत होते हुए, बहुत सारे लोग अभी भी होंगे, सारी पार्टियों में होंगे, तो अलग अलग बात है। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट झुटला रहे हैं, इलेक्शन आयोग को आप झुटला रहे हैं। डीएम इलेक्शन आयोग के अंडर में नहीं होते हैं, स्टेट के सरकार के एम्प्लॉय होते हैं, वो भी कर रहे हैं, एसडीएम भी कर रहे हैं। इसका मतलब ऊपर से नीचे तक कैसे संभव नहीं है ये। फिर भी अगर आपको कराना है ठप्पे से, तो ठप्पे से करा लीजिए, शायद वो लोग मान जाएंगे। और ठप्पा से तो हमेशा रूलिंग पार्टी को ही फायदा होता है, आज तक का इतिहास तो यही है। हम तो फिर भी ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिसके पास प्रदेश का शासन होगा, ठप्पा लगवाओगे तो आपको हजारों गड़बड़ियां हमने जीवन में बहुत देखी और आपने भी देखी होंगी, किस तरह शाम को लोग जाने नहीं देते और ठप्पे कैसे लगते हैं। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं और ठप्पे पर है, वो भी करके देख लो आप एक बार, फिर मत बोलना, क्योंकि अभी ठप्पे पे नहीं हुआ है। करवा कर रहे हैं आप, करवा लीजिए ना एक बार चुनाव, लेकिन आप जीत गए। इसका मतलब क्या हुआ? हिमाचल में तो सरकार ना तो थी आपकी, ना केंद्र में थी, कैसे जीत गए आप? ठप्पे तो नहीं थे वहाँ। लेकिन नहीं, जब आप हारेंगे तो ईवीएम की बात करेंगे, जब आप जीतेंगे तो चुप्पे से मजा लेने लगेंगे कि हम तो जीत गए, सब ठीक ठाक हुआ है। इस पर तो कभी विचार करो कि आप दोनों तरफ बातें क्यों करते हो भाई। जो चाहिए आप करवा लीजिएगा, हमें इतराज नहीं है, हम तो ठप्पा नहीं तो वो तो कह रहे हैं ठप्पे पे करवा लीजिए, बैलेट पेपर पे करवा लीजिए, आप करवा कहाँ रहे हैं? नहीं, हम थोड़े करवाते हैं, हम हमारे हाथ में है क्या? परमिशन ले लीजिए आप ना। इलेक्शन आयोग जाइए, अगर नहीं मानता उन्होंने तो चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है ना, उन्होंने तो कहा है कि ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तो शंकाओं का अभी तक पूरा निवारण ही नहीं हुआ, और उसके बाद आप जो है रिमोट से अब ईवीएम का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है। नई तकनीकी ले आए, पहली तकनीकी का समाधान नहीं हुआ। एक ही बात हम कहेंगे, खाली इतनी सी कि आप जब सेटिस्फाइड नहीं थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर कमियां हैं तो आप फिर जाइएगा, और अगर कमियां होंगी तो निश्चित रूप से कोर्ट मानेगा। लेकिन कमियां नहीं होंगी, सिर्फ आप राजनीतिक रूप से जाओगे तो नहीं मानेंगे। ईवीएम है, दुनिया आगे बढ़ रही है, आप कंप्यूटर, आप द्वारा कहोगे साहब टाइपराइटर पुराने ले आइए, जवाब देने का पढ़ाई की पद्धति बदल दीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप ठप्पे से 3 दिन चुनाव चलेगा, फिर ये दुनिया भर की परेशानियां होती है उसमें। ईवीएम में सेफ है, हर चीज मशीन आगे बढ़ रही है। तीसरी बात अभी आपने एक और बोली है कि साहब अब तो बाहर से भी लोग वोट डालेंगे, इसमें क्या है? इसका तो आप पुराने चुनाव आयुक्त जो ईवीएम के लिए खिलाफ बोल रहे थे, अभी उन्होंने उसके हक में बोल दिया है। नहीं, सवाल खैरा साहब इसलिए है ना कि गुजरात चुनाव में आखिरी घंटे में 15 से 16% मतदान होना, उस पर संदेह व्यक्त किया गया था, और औसत जो निकाला गया था सिर्फ 25 से 30 सेकंड में टाइम मिला था, और किस तरह की वोटिंग हुई थी। तो इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसमें क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं? इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। एक हाई कोर्ट के अंदर एक केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर 1 घंटे में 40-50 केस सुनते हैं, और एक केस में 1 घंटा लग जाता है। इसी का मतलब अगर आदमी शाम को जा रहा है तो शाम को हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है कब टाइम मिला है। अक्सर ऐसा होता है इवनिंग में एकदम फास्ट वोटिंग होती है, लाइनें लग जाती हैं। ठीक है, लारी साहब, कम होता है। ये कोई नई तारिक अहमद लारी साहब, पहली बात खैरा साहब ने कही कि भारतीय जनता पार्टी विशुद्ध ईमानदार पार्टी है, उनकी बातों से ये लगा।
दूसरी चीज, ईवीएम पर पूरा भरोसा है, आप बेकार का रोना रो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अब क्या कहे, इस पे क्या कहा जा सकता है? अब इतने सफेद झूठ हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। अब क्या कहें, हमको बताइए आप। बार बार वही बात कहते हैं, बार बार वही बात कहनी पड़ती है। इतने ईमानदार हैं तो हमको ये बताए कि एक चाय बेचने वाला जो खुद कहते हैं कि हम चाय बेचते थे, वो 5 लाख का चश्मा कहाँ से पहन रहा है, 1.5 लाख की कलम कहाँ से लगा रहा है, 10 लाख का सूट कहाँ से पहन रहा है, दिन में 3 कपड़े कहाँ से चेंज कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? मैं ये पूछना बैंक अकाउंट प्रॉपर्टी बताओ ना, तब तो है। अब फिर वही शुरू हो गया। ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, कहेंगे हम बड़े ईमानदार। ये क्यों नहीं बताते? अडानी पहले आपके वहाँ जब लातूर और उधर भूकंप आया था तो टेंट लगाने का काम करता था, आज कैसे वो दुनिया का सबसे रईस आदमियों में शुमार हो गया? ये नहीं तो किसी की तरक्की से आपको चिढ़ है, किसी की ईमानदारी से कमाए गए पैसे से आपको चिढ़ है, या जो काले धन की हम लोग अक्सर बात करते रहते थे, या अनाप शनाप पैसा कमाने की बात करते थे, उसकी तरफ इशारा है? ऐसा तो कोई रिकॉर्ड ना तो आपने दर्ज कराया। काले धन के नाम पर इन्होंने नोटबंदी की, हाँ। और 99% पैसा वापस आ गया, और इनके हिसाब से लाखों रुपया काला धन था। वो काला धन कहाँ गया भाई? हाँ। अगर इतना काला धन था तो वो काला धन गया कहाँ? हाँ। वो तो कह रहे जनता की जेब में गया, जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें गया। अरे भाई, लेकिन अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या उसका प्रमाण है आपके पास? अरे जब प्रमाण दे रहे हैं महाराज, अरुणाचल का रोड बना दिया। आप लोगों के टाइम पे हमने कुछ नहीं बोला है, आप लोगों के टाइम पे हमने कुछ नहीं बोला। नहीं हम तो, अरे बीच में से सवाल बना, बोलिए, आपको बीच में ठीक है, ठीक है, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं अपनी बात बताता हूँ। मेरे परदादा, लगड़दादा, सगड़दादा सब जो है जमींदार और राजा रजवाड़े थे। हम लगा ले 1.5 लाख का कदम तो समझ में आता है। मैं ये पूछ रहा हूँ जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, जिसके पास, जो खुद कहता है कि मैं चाय बेचता था, मैं भीख मांग के खाना खाता था, मैं भिक्षा मांगता था, मैं झाड़ू लगाता था, वो आदमी 1.5 लाख का कलम लगाए, 5 लाख का चश्मा लगाए, 10 लाख का सूट पहने, तारिक अहमद साहब, तारिक अहमद साहब, कहे कि मैं ईमानदार, तारिक अहमद साहब, मैं ईमानदार, तारिक अहमद साहब, सवाल उठना लाजमी। बहुत अच्छी बात। तारिक अहमद साहब, कांग्रेस की कटौती से बेईमानी के पैसे तक सारी चीजों पर हम एक एक करके चर्चा करते जा रहे हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात तारिक अहमद लारी साहब कह रहे हैं कि इतना पैसा, चाय वाला कैसे पैसा आ गया, वो टेंट बेचते थे, कुछ अटैक ऐसे हो गए। लेकिन लारी साहब हम वापस आते हैं आपके पास, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपने कही, अच्छा लग रहा है या नहीं बाकी लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन आपसे ये जरूर समझना चाहेंगे, अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं तो बातें आपके पास हवा हवाई हैं या कोई प्रमाण भी है? भाई मैं हवा हवाई कैसे होंगी? आप ये देखिए, अगर आप खुद कहें कि मैं चाय बेचता था, मैं भिक्षा मांगता था, मैं भूखा रहता था, मैं झाड़ू लगाता था, और 20, 25, 30 साल के बाद आप एकदम से 1.5 लाख, 2 लाख का कलम, 80, 90 हजार, 1 लाख का मशरूम खाएं, दिन में 3, 4 कपड़े पहने, 10 लाख रुपए के सूट पहने, महंगे महंगे जूते पहने, तो क्या समझा जाएगा? ये खुद बता दिए, आपके सामने ये खुद एग्जाम्पल है। वो खुद ही कह रहे हैं कि मैं भीख मांगता था, और तो उनसे पूछा जाए कि ऐसी कौन सी इनकम आपकी थी कि आप एकदम से 10 लाख रुपए के सूट पहनने लग गए, और क्या नाम है, आपके पास 1.5-2 लाख के चश्मे और 5-5 लाख के चश्मे और 1.5 लाख रुपए के कलम आ गए। नहीं तो आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राजनीति के धुरंधरों के बीच ब्लैक को व्हाइट करने में या व्हाइट करने से कोई रोक सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, आप उस चीज से इत्तेफाक करेंगे, और बस मैं इतना कहूंगा कि कुछ मीडिया हाउसेस भी इन्वॉल्व हैं उसमें। हाँ। आप प्रैक्टिकल बात समझिए। अच्छा, आपको याद होगा 2018 में भी यूपी में ये लोग वो कर रहे थे, कॉन्क्लेव वगैरह कर रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट का, कि आइए इन्वेस्ट करिए, ये करिए, वो करिए। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का ऑर्डर हो गया है, और इंडस्ट्री लगने जा रही है, तो ये हो रहा है, तो डिफेंस कॉरिडोर हो गया, तो ये हो गया। हाँ, तो ऐसे सैफई में भी बहुत सारे काम हो रहे थे ना, ऐसे बाद चुनाव था, सैफई में भी बहुत जोर शोर से ऐसे काम करवाए जा रहे थे, वहां पर पार्टियां आयोजित की जा रही थी, वहां पर नृत्य भी होते थे, वहां पर भी बहुत सारी चीजें होती थी, तो ये तो डांस वो होता था सफाई महोत्सव। वो एक कॉन्क्लेव नहीं होता था कि हम साहब इतने करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट, लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया। अरे सर, इवेंट है ना, वो इवेंट तो है ना सर। लखनऊ महोत्सव भी लगता है, गोरखपुर महोत्सव भी लगता है, देवरिया महोत्सव भी लगता है, वैसे ही सफाई महोत्सव भी लगता है। ठीक है, ये एक महोत्सव था। ठीक है, खैरा साहब जवाब दे रहे हैं। अब पूरी बात कंप्लीट कर लेना। अच्छा, कर लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए, बात पूरी। हाँ,
पूरी देखिए, करिए। इन्होंने कॉन्क्लेव किया इंडस्ट्रीज के नाम पे कि हमने 2 लाख करोड़ का हमारे वहाँ इंडस्ट्री लगने जा रही है। वो इंडस्ट्री मुझे आज तक नहीं दिखाई दी, और उसके 1 साल बाद चुनाव था। उसके बाद फिर इस साल देखिए, ये लोग 2023 में फरवरी में ये लोग फिर कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, और 2024 में चुनाव है। और फिर इनको उम्मीद है कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, तो उस हिसाब से तो पूरे देश की सारी इंडस्ट्री तो सिर्फ यूपी में ही लग जानी चाहिए थी। वो तो लगी नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है उसमें होता यह है कि इंडस्ट्री लगाने के नाम पे यही बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, जो सत्ताधारी दल है बीजेपी, ये अपने ही लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाती है, अपने ही पैसे को उधर भेजती है, अपने ही पैसे को 2 नंबर पे मंगाती है, 1 नंबर करके, और उसी का इस्तेमाल चुनाव में करती है, और चुनाव का खत्म होने के बाद वो इंडस्ट्री गायब हो जाती है। अच्छा, अपने दामन के दाग किसी को दिखाई नहीं देते हैं, बड़े अच्छे। हम सोनी साहब से जानेंगे, लेकिन खैरा साहब से पहले हम जवाब ले लें। खैरा साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप अपने लोगों से ही पैसा लगवाते हैं और अपना ही मुनाफा कमाते हैं, सारी चीजें आपकी अपनी। चेतन जीते पट तुम्हारे। मजेदार बात सुन लीजिएगा जी जी। अभी हम इससे के पहले कह रहे थे कि क्या इन्होंने उठाया 1.5 लाख का फैन लगाते हैं प्रधानमंत्री जी। ये क्या बता रहे हैं, कपड़े पहनते हैं महंगे। इनको कुछ पता ही नहीं दुनियादारी का। बैठ क्या बताऊं इनको, सुनिए अब आप ध्यान से जरा। प्रधानमंत्री का अटायर डिसाइड किया जाता है, प्रधानमंत्री तय नहीं करता वो क्या पहनेगा, ना उसके हाथ में है। तय किया जाता है, विदेश जाएगा तो क्या पहनेगा, क्या लगाएगा, शाम को क्या पहनेगा, डिसाइडेड। एक्सेप्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, आप छोड़ दीजिए, मुझकी बात नहीं करता। आप तो कभी प्रधानमंत्री आपको नहीं पता, मेरे घर में 4 प्रधानमंत्री बैठते थे। दूसरा, अभी आप 1.5 लाख का फैन कह रहे हैं आप, आपने बिल भी देख लिया होगा, प्रधानमंत्रियों का साथ बैठता था, देख ली होगी। वीपी सिंह, चंद्रशेखर, आप समझ तो सुन लेते हैं लारी साहब। लारी साहब, अगर आप चार्जेस देते हो लारी साहब के खिलाफ तो आप बोलिए। लारी साहब सुनिए तो, अब आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना लारी साहब। प्रॉपर्टी बताओ उनकी, मुझे आप ये बताओ जमीन खरीदी, बैंक अकाउंट बताओ, अपने बैंक अकाउंट का पैसा भी जब मुख्यमंत्री वहाँ से आया था। अरे आप चर्चा कहाँ ले जा रहे हैं? तो तारिक साहब, अपने एम्प्लॉय को देके आया। तारिक साहब जवाब देने देंगे। नहीं, ये जवाब तो देना पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री के ऊपर चार्ज लगाया गया है। नहीं नहीं, उनकी चर्चा बहुत है, वो इसलिए कह रहे हैं। खैरा साहब 1 मिनट, लारी साहब, खैरा साहब वो इसलिए कह रहे हैं चर्चा बहुत है, ड्रेसिंग सेंस की चर्चा है, लाखों रुपए के सूट की भी चर्चा है। अब चर्चा साहब 2 चीजें बहुत हैं। सबसे बड़ी कि समाजवादी पार्टी से बड़ा अपराधी कोई नहीं है। चर्चा बहुत है कि कांग्रेस का नेता मंद सर 40% से क्या होता है चुनाव में 40%, 40% का जो है आंकड़ा, 40% का आंकड़ा आपके पक्ष में जाता है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, जो आंकड़ा आप बता रहे हैं। बलात्कारियों का तो स्वागत करते हैं, बलात्कारियों को तो बाहर निकालते हैं, उनका फूलों मालों से स्वागत करते हैं। चर्चा की बात कर रहे हो, और चर्चा में प्रमाणित भी हो गया, रामपुर से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। ठीक है, आपके वो अपराध, चुनाव कैसे हुआ, जेल में। लेकिन देखिए अब ठीक है, अब मुद्दे की बात भी हम ये कर लेते हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं। देना चाहता हूं मैं। ठीक है, सोनी साहब आपके पास आते हैं। सोनी साहब, आज कुछ भोजन भी साथ साथ चल रहा है सोनी साहब का? भूख लगी थी, आज लंच मिस हो गया था। चलिए अच्छा है, ये भी कम से कम वक्त का फायदा उठाया जाए बीच बीच में। खैर सोनी साहब, ये समझना चाहते हैं, जहां से हमने शुरू किया हम वापस वहां पर आते हैं। बहुत सारे बड़े मुद्दे हैं, जैसे किसानों को लेकर भी बात उठाई, यहाँ पर पैसे को लेकर भी बात उठाई, खर्चे को लेकर भी बात उठाई, लेकिन बड़े मुद्दों से अक्सर पीछे क्यों हट जाती हैं पार्टियां? जो भी दल आता है, जो मुद्दे कभी भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर हुआ करते थे, अब वो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर नहीं रह गए। तो कांग्रेस क्या इस मोड पर है कि ये जो यात्रा है या ये जो मुद्दे अब फ्रंट फुट पे वो खेलने की कोशिश कर रही है, वो ये मान चुकी है कि वो इस स्थिति में है कि अब चुनौती देने के लिए तैयार है? रविंद्र भाई, निश्चित तौर पर जैसा मैंने पहले भी कहा अभी कि अभी हिमाचल चुनाव जीतने के बाद ऊर्जा आई है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस ने चुनाव जीता है, और उसके बाद यदि वो अपनी किसी शैली को सुधार के अगर वो केंद्र पे आक्रामक हो जाए। देखिए, पिछले दिनों कांग्रेस कुछ भी कहती थी, कोई भी अगर, पहली बात तो वो विपक्ष का रूप भी नजर नहीं आता था उतना संपूर्ण तरीके से, वो ओरा ही नहीं था कांग्रेस का, वो विपक्ष में है भी कहीं। जिस तरीके से उसकी लुप्तता की कगार बढ़ती जा रही थी, उस आधार पे यदि हम चर्चा करें तो बड़ा मुश्किल था कि कांग्रेस कोई बात कह भी रही है तो गंभीरता उसकी कोई समझ भी रहा होगा। जनता ने उसकी गंभीरता को समझना बंद करा, क्योंकि इनका स्थान था वो लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा कब्जा किया जा रहा था। लेकिन अब दोबारा से ये चुनाव जीतने के बाद, ये बीट करने के बाद फिर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज स्थिति बहुत सकारात्मक दिशा में
चलने लगी है, क्योंकि एक संजीवनी के लिए एक पत्ता, एक बूंद, एक लौंग, एक हल्दी, कुछ भी कहो उसको, वो काफी होता है। इतना बड़ा चुनाव जीतने के बाद एक सकारात्मकता आना स्वाभाविक है। लेकिन अगर कांग्रेस ये चाहे कि ये चुनाव जीतने के बाद हम सब चीजों को संभाल ले और हम चीजों पे हमलावर हो जाए और हम चीजों पे वो आरोप लगा ले, तो अभी उतनी भी मजबूत स्थिति नहीं है। अगर आज अपने लिए पार्टी कुछ करती है, अपनी उन चीजों के लिए करती है, तो इसका सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव भी देखना पड़ेगा। रविंद्र भाई, जैसा मैंने पहले भी कहा, मैंने आपको ये बताया कि जो इन्होंने जो निकाले हैं, जो फासले, जो इन्होंने निर्देश निकाले हैं, सॉरी, उस निर्देश वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं। जैसा हमने उदाहरण वही उठाया कि आज संक्षेप में बात के लिए सब बातें करते हैं, या इन्होंने और भी जो 2-3 चीजें लाई, इतने में आपसे बात करते करते वो पढ़ा भी मैंने, तो वो मुझे लगा नहीं कि वो इतनी सब चीजें जो है वो उतनी कारगर सिद्ध हो सकती हैं। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको लगता है जो फैसिलिटी मैं आपको आज दे दूं, कल वो आपसे छीन लूं, तो आप तब भी उतना ही बेहतर काम करेंगे? खैर, आंतरिक बात है कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, 30 सेकंड में जवाब ले लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। रत्नाकर जी, 30 सेकंड में जवाब। देखिए, सोनी जी ने कहा कि चीजों को कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, या ये मेरा कहना है कि कोई भी प्रयास अगर बेहतरी के लिए किया जाता है तो निश्चित रूप से वो एक सराहनीय होना चाहिए। तो हमने कहीं जो ये प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी को खर्चे में कटौती करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, या फिर मुद्दों को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए जो चीजें हम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसको सराहना की जानी चाहिए। उसका परिणाम जो है कहीं न कहीं पॉजिटिव ही आता है, भले वो जनता कितना सराहेगी ये भी देखेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है जो खर्चों में कटौती हो रही, कांग्रेस का जिस तरह से कहना है कि हम इसको लेकर एक संदेश भी देना चाहते हैं कि कहां कहां खर्चों में कटौती की जा सकती है, वहां करेंगे, लेकिन हमारी स्थिति बहुत मजबूत हो गई। वहीं हमने विश्लेषकों से ये भी जानने की कोशिश करी कि क्या वास्तव में इतनी मजबूत हो गई है कि अब वो फ्रंट फुट पे खेलने लगे। इन्हीं सब के आंकड़ों को हमने पेश करने की कोशिश की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।